जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों SU-57 को लेकर अब एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्मेशन है। एक तरीके से आप ये समझिए कि भारत ने SU-57 के लिए अप्रोच शुरू कर दी है। दरअसल अब इसी फाइटर जेट पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत चाहता है कि ये फाइटर जेट न केवल हम खरीदे बल्कि इसे भारत में ही बनाया जाए। मैंने कहा भी कि मैंने रशियंस के साथ बातचीत भी की है, उन्होंने भी इसे बहुत ही बेहतर तरीके से भारत को पेश किया है। इवन वो भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, सोर्स कोड तक वो भारत को देने के लिए तैयार है। तो ये सब चीजें मायने रखती है, जिस पर विचार किया जा रहा है। और अब फाइनली इस 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत में बनाने को लेकर बात शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगेगा अमेरिकियों को। मतलब साफ है दोस्तों कि भारत ने अगर इस फैसले को हरी झंडी दे दी, क्योंकि बातचीत शुरू हो चुकी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, तो आप ये समझिए कि अमेरिका भारत को परेशान कर सकता है तरह तरीके के सैंक्शंस लगा करके। लेट्स सी, वो भी हम लोग झेलने के लिए तैयारी हैं। ऑलरेडी हमें पहले तो अपना देश आगे रखना है, क्योंकि चाइना के J-35A पाकिस्तानियों को मिलने वाले हैं। तो बैलेंस सिचुएशन यहाँ पर भारत करना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये भारत में बनता है तो इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि इसके जरिए भारत भविष्य के फाइटर जेट्स भी डेवलप कर सकता है, और अपने पड़ोसियों पर तो हमें एक बढ़त तो मिल ही जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया कहीं AMCA फाइटर जेट जो प्रोग्राम है वो इसकी वजह से इम्पैक्टेड ना हो जाए, वो इसकी वजह से प्रभावित ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट्स अलग अलग हैं। SU-57 एक विदेशी फाइटर जेट है जो भारत में लाइसेंस के तहत बन सकता है। AMCA पूरी तरीके से स्वदेशी है। ये भारत का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे कि भारत ही तैयार कर रहा है। तो चीजें बहुत सारी हैं कि यहाँ पर जब तक हमारा AMCA तैयार नहीं हो जाता तब तक SU-57 हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इवन दोस्तों इसके अलावा भी एक और अपडेट ये आ रही है कि भारत अब फाइटर जेट इंजन को लेकर भी बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके लिए बकायदा हमारी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रही है। और इवन AMCA के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। और पहली जो प्री बिड मीटिंग है वो RFP जारी होने के 15 दिनों के अंदर होगी। जहां तक इंजन को लेकर बात आ रही है, तो जैसे मैंने बताया कि भारत की बात कई देशों के साथ चल रही है। ऐसे में यहाँ पर भी फ्रांस की सैफ्रॉन, ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस, इन दोनों में से किसी एक को चुना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, और साथ ही IP भी भारत को देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भारत ने अपने प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड पे शुरू कर दिया। जिस चीज की तत्काल जरूरत है उसको लिए जाने का फैसला किया जा रहा है, बल्कि लिया नहीं जा रहा, बल्कि उसे भारत में ही बनाया जाएगा। SU-57 की मैं बात कर रहा हूँ। इंजन की भी यही बात है कि इंजन भी भारत में ही बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अमेरिका को एक तरीके से एक अलग ही जोन में डाल दिया है। इनके F-35 को भारत ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, जो कि बहुत जरूरी भी है इन अमेरिकियों को आईना दिखाने के लिए। वहीं दोस्तों DRDO ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो हमारा आने वाला नेत्रा मार्क 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट है उसमें एडवांस ISR रडार लगा होगा। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें साइड लुकिंग और फ्रंट लुकिंग ISR रडार लगाए जाएंगे, जो कि पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। दरअसल नेत्रा मार्क 2 पर हाईटेक सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जो कि हवा में रहते हुए दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और अन्य खतरों को आसानी से पता लगा सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। नेत्र मार्क 2 के रडारों में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड मॉड्यूल्स होंगे, जिससे कि इसकी रेंज, ट्रैकिंग की सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव की क्षमता काफी ज्यादा हो जाएगी, और ये 360 डिग्री का कवरेज देने में सक्षम होगा। इवन दोस्तों मार्क 2 को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। मतलब साफ है कि भारत की मिसाइल डिफेंस क्षमता और मजबूत हो जाएगी। हालांकि नेत्र मार्क 2 को एयर इंडिया के पुराने एयरबस A321 एयरक्राफ्ट पर फिट किया जाएगा, और DRDO इन पुराने एयरक्राफ्ट को अवाक्स प्लेटफॉर्म में बदल भी रहा है। इससे खर्चा भी बचेगा और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर नेत्र मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, खास करके चाइना के KJ-200 जैसे अवाक्स सिस्टम को देखते हुए। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि भारत को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए कि हमारे पास 2030 तक एटलीस्ट 30 अवाक्स होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से खतरे बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए भारत के पास इस तीसरी आंख का होना काफी जरूरी है। इंडियन आर्मी अब पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों को हटाकर नई पीढ़ी की एयर डिफेंस गन सिस्टम को लाने की तैयारी कर रही है। और हाल ही में आपने देखा भी होगा कि कैसे भारत की इन पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तुर्की के ड्रोन्स को खत्म किया। यहाँ पर भारत ने अपडेटेड L-70 गनों का इस्तेमाल किया। फिलहाल भारतीय सेना के पास L-70 और ZU-23mm जैसी गनें हैं, जो कि कई दशकों से इस्तेमाल की जा रही हैं, और इन्हें अपग्रेड भी किया गया था, जिसमें कि इसमें नए रडार, सेंसर्स और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था, जिससे कि इन्होंने ड्रोन जैसे नए खतरों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इसीलिए अब भारतीय सेना आगे की तैयारी कर रही है और नई और मॉडर्न गनों को इस्तेमाल करने की बात कर रही है, ताकि भविष्य के खतरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। कहा जा रहा है कि सेना अब 1000 से ज्यादा नई एयर डिफेंस गनों की खरीद की योजना बना रही है। शुरुआत में 220 गनों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि टेंडर भी जारी किया जा चुका है, और इन गनों का ट्रायल प्रोसेस भी होगा, और सब कुछ ठीक रहा तो पहली खेप का ऑर्डर भी दिया जाएगा।
नई गनों में कुछ खास चीजें जरूरी होनी चाहिए, जैसे कि बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम, एडवांस सेंसर और ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। इसके अलावा ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और मिसाइलों को पहचान कर जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। और सबसे खास बात यह कि सेना इस बार कोई विदेशी गन खरीदने की योजना नहीं बना रही है, बल्कि पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक और भारतीय कंपनियां इन गन्स को बनाएंगी। रशिया भारत का दोस्तों एक शानदार पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ब्रह्मोस मिसाइल ने तो आपने देखा ही होगा क्या कमाल किया था, पाकिस्तान के अंदर जाकर इनके कई एयर बेसेस को तबाह किया। अब दोस्तों इस वजह से ब्रह्मोस मिसाइल की जो मांग है वो दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का सिर्फ 1% से कम का इस्तेमाल किया था और केवल 23 मिनट के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स को बैक फुट पर ला दिया था। इसीलिए इन हमलों ने दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी चौंका दिया, क्योंकि इन ब्रह्मोस मिसाइलों ने चाइना से मिले HQ-9 और HQ-16 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया और टारगेट तबाह किए। लेकिन अब यहाँ पर रशिया ने एक नया ऑफर भारत को दिया है जो कि बेस्टियन P सिस्टम का है, और ये रशिया का खुद का K300P बेस्टियन P सिस्टम है। हालांकि रशिया इसे भारत और अन्य जो सहयोगी देश हैं उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा है, और ये सिस्टम भी P800 ओएनएक्स मिसाइल पर बेस्ड है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक बेस है। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त भारतीय ब्रह्मोस को लेने के लिए वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देश इसे खरीदने को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मोस और बेस्टियन P में क्या फर्क है ये भी जानना जरूरी है। हालांकि दोनों मिसाइलों की जो मूल टेक्नोलॉजी है, मैंने कहा कि P800 ओएनएक्स पर बेस्ड है। हालांकि ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है और ये पूरी तरीके से भारतीय सैन्य ढांचे में भी फिट बैठती है। लेकिन बेस्टियन P दोस्तों इसे खास तौर से कोस्टल डिफेंस के लिए तैयार किया गया है, मतलब इसका सीमित प्लेटफॉर्म है, हर जगह से इसे लॉन्च नहीं किया जा सकता। भले ही रशिया भारत को बेस्टियन P का ऑफर कर रहा है, लेकिन भारत को भी ये कहना चाहिए जिस तरीके से हम ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार करते हैं जॉइंट वेंचर के माध्यम से, हम इस सिस्टम को भी अपने देश में इसी तरीके से बना सकते हैं। इससे दो बड़े फायदे होंगे, एक तो भारतीय जरूरतें पूरी होंगी, दूसरा अगर इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है तो रशिया और भारत दोनों को फायदा होगा। बेस्टियन P भी दोस्तों अपने मोबाइल रडार और कमांड कंट्रोल यूनिट के साथ काम करता है। आमतौर पर इसकी बैटरी में 6 से 12 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, और ये मोबाइल है, मतलब साफ है कि एक जगह से दागने के बाद तुरंत इसकी जगह बदली जा सकती है। वहीं दोस्तों इंडोनेशिया को लेकर मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्पेशली कभी ये राफेल फाइटर जेट को खरीद रहे हैं तो कभी ये चाइना के J-10C फाइटर जेट को खरीदने को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो खबर ये आई है कि इन्होंने तुर्की के साथ 48 कान फाइटर जेट्स खरीदने के लिए $10 बिलियन का सौदा कर लिया है, और ये एक बड़ा डिफेंस समझौता माना जा रहा है, और तुर्की ने खुद से इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी है जो कि इस कान फाइटर जेट पर सवाल उठाती हैं, इसके 5th जनरेशन के होने पर सवाल उठाती है। इस डील में दोस्तों न केवल 48 फाइटर जेट्स इंडोनेशिया को मिलेंगे, बल्कि ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम भी उन्हें दिया जाएगा, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम दिए जाएंगे, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की भी सप्लाई की जाएगी, और इवन कहा जा रहा है कि कुछ एयरक्राफ्ट को इंडोनेशिया में असेंबल किया जाएगा। हालांकि टर्की की खुद की योजना है कि 2028 तक इसका प्रोडक्शन वेरिएंट तैयार हो जाएगा और डिलीवरी 2030 से शुरू हो जाएगी। कुछ भी कहो दोस्तों, टर्की ने काम काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। भारत का एमका अभी सिर्फ शुरुआती चरणों में है, तो चीज़ें बताती हैं कि अगर आप फोकस रहकर काम करते हो तो चीज़ें भी आपके खिलाफ होते हुए भी आपके पक्ष में हो जाती हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एयरबॉर्न सर्विलांस क्षमता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स अब 6 पुराने एमरेट EMB 145 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर जारी करेगा। इन विमानों को अपग्रेड करके नेत्रा मार्क 1A अवाक्स में बदला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत को इस वक्त जिस तरीके की टेंशन बनी हुई है चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए, ऐसे में भारत अपनी अवाक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि समय रहते दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और फाइटर जेट्स को सही दिशा निर्देश दिए जा सके। और इन पुराने एमरेट एयरक्राफ्ट में DRDO की कैप्स इनका कन्वर्जन करेगी। हालांकि इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बंद हो गया है, इसी वजह से पुराने जो मार्केट में अवेलेबल है एयरक्राफ्ट उनको खरीदा जा रहा है, जिन्हें की कन्वर्ट किया जाएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 3 नेत्र मार्क 1 अवाक्स हैं, 3 इजरायली फाल्कन अवाक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 9 हैं, जिनमें से एक को तो हमने खत्म कर दिया। चाइना के पास 30 से ज़्यादा अवाक्स है। हालांकि आगे इंडियन एयरफोर्स, जैसे मैंने बताया था कि एयरबस A321 पर आधारित 6 और नेत्र मार्क 2 सिस्टम पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत रशिया से 2 और S-400 की स्क्वाड्रन को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि यहाँ पर रशिया भले ही यूक्रेन के साथ जंग में फंसा है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है। यही वजह है कि भारत ने 2 और S-400 स्क्वाड्रन्स के लिए रशिया के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
वहीं दोस्तों अमेरिका भारत को जिस तरीके से धोखा देता आया है उसका एक और उदाहरण है अपाचे की डिलीवरी भारतीय सेना को ना करना। और 2024 में दोस्तों जब मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि भारतीय सेना ने अपनी पहली अपाचे AS-64 अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का उद्घाटन किया था, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हो पाई है। रीजन ये है कि 6 अपाचे हेलीकॉप्टर जो सेना को मिलने थे वो नहीं मिल पा रहे। बाकायदा फरवरी 2020 में भारत और अमेरिका के बीच $600 मिलियन का समझौता हुआ था इनके लिए। इनकी डिलीवरी 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन जून 2025 आ चुका है, हेलीकॉप्टर नहीं आया। बोइंग ने वही अपना रोना रोया है कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम, अपाचे हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर का फेल होना जिससे कि कॉकपिट में धुआं भर सकता है। तो बेच क्यों रहे हो भैया, इसे रखो अपने यहाँ संभाल करके म्यूजियम के अंदर। और पता नहीं भारत भी क्या सोचता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब ये लोग खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर श्योर नहीं है तो फिर हम इनसे क्या भरोसा कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कई बार अपाचे हेलीकॉप्टर ग्राउंड हो जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना इनके अंदर। यहाँ पर दोस्तों केवल उम्मीद है कि पहली खेप जुलाई 2025 तक आ जाएगी और बाकी 3 अक्टूबर-नवंबर तक आ सकती हैं। बाकायदा इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स के ना आने से हमें नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि हमारे पायलट और ग्राउंड स्टाफ पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उनके पास हेलीकॉप्टर ही नहीं है। ट्रेनिंग बेकार जा रही है और दोबारा रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में एक सबसे बड़ी कमी पता है क्या रही है? भारत ने यहाँ पर पेनल्टी क्लॉज नहीं लगाया, जिसकी वजह से भारत की पकड़ कमजोर होती जा रही है। इसलिए बोइंग पर कोई प्रेशर ही नहीं है कि हमें जल्दी देने या नहीं देने। तो यहाँ पर दोस्तों पेनल्टी क्लॉज भारत को पहले ही सोचना चाहिए था इन अमेरिकियों के साथ, जो कि भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।